हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीआईसी प्रवक्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में, और हम लोग ने 2-3 टॉपिक कर लिया है। हालांकि टॉपिक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, लेकिन चूंकि सिलेबस में गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लेकिन इसके पीछे का कुछ साइलेंट सिलेबस है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जाके उसको पहले से थोड़ा सा एक बार देख लें, ताकि आपको जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए, और फिर जब हम लोग शुरू करें तो गॉस लॉ को एकदम एनर्जेटिक तरीके से करें, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। तो हम लोग बात करते करते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक डिस्कशन लास्ट वीडियो तक कर लिए थे, और वहाँ तक का जो मटेरियल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। तो आप गिवन लिंक्स पर जाके टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर 1 लेक्चर 2 डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हिंदी और इंग्लिश में। साथ ही साथ अब जो आज वीडियोस बनेगी उसकी आपको जो स्टडी मटेरियल होगा वो कल तक अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको एक वीडियो साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। उसके बाद जब टॉपिक एंड होगा, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मान लीजिए खत्म होता है, तो उस पर मैं आपको अच्छे खासे एमसीक्यूज क्वेश्चंस दूंगा। जो मान लीजिए कि नीट के प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन पेपर के लेवल, साथ साथ आईआईटी जो जेई मेंस का पेपर होता है उससे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर ऑफ जीआईसी लेक्चरर्स का जो पेपर होगा उससे। तो कुल मिला के काफ़ी कंटेंट हम इकट्ठा करेंगे, ताकि हमारा जो किसी भी टॉपिक के लिए फोबिया है या वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस हो जाएं, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो किसी भी तरीके का दिक्कत आपको फेस करना ना पड़े। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफलीय सदिश, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करें तो ये क्या होता है। ये एक वेक्टर होता है। अगर आप किसी सरफेस पे, मान लीजिए जैसे मैंने ये कोई स्फीयर ड्रॉ किया, तो इस पर एक एरिया वेक्टर हम लोग ले सकते हैं, जैसा इसका नाम है। यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके, मान लीजिए मैंने ये पोर्शन लिया है, एरिया के इक्वल होगा। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, एरिया होगा। और वेक्टर है तो ऑब्वियस डायरेक्शन होना चाहिए। तो वेक्टर हमेशा याद रखेंगे कि जो सरफेस होगा उस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा एरिया होगा, डायरेक्शन होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो मैंने ये लाइन बनाई है, सपोज कर लो ये एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है n। तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस का हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान देना होगा कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जैसे मैंने क्या किया, इस ऊपर वाले सरफेस पे बनाया, तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर मैंने बनाया जिसकी एरिया समथिंग ds है, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया। तो एरिया वेक्टर हमें क्लियर हो गया कि क्या होगा, एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होगी, जो भी सरफेस हम चूज किए हैं, और जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा सा कंसेप्ट बच्चों को, थोड़ा सा मुझे भी अपने जब स्टडी एजुकेशन लाइफ, थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है जब हम एरिया वेक्टर का अलग अलग केसेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कुछ इस तरीके का स्फीयर है। अब इसमें किधर लें, तो यहां पर तो बाहर तो ठीक है, लेकिन अंदर में जो होगा वो इनर एज की तरफ लेंगे। यानी ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके से मटेरियल है यहाँ पर, और नीचे अंदर जो है वो हॉलो रीजन है, खाली रीजन है। तब हम एरिया वेक्टर यहाँ पर तो बाहर की तरफ ले सकते हैं, लेकिन जो इनर एज का होगा वो अंदर की तरफ लेंगे। इस बात से थोड़ा ध्यान देंगे। तो आई थिंक एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। एरिया वेक्टर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड किसी सरफेस के एरिया का इक्वल हो और डायरेक्शन सरफेस के आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे
गिवन लिंक्स या गिवन मेथड्स पे, मतलब व्हाट्सएप नंबर या इन सब पे आप मेरे से सीधा बात कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगली वीडियो में ज़रूर करूँगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स अगर आप देखिए, अगर हम देखें, अगर हम पाइप का मुंह देखें जहां से पानी निकल रहा है, तो इस एरिया से क्या हो रहे हैं, ये समझिए वाटर लाइंस जो है, लाइंस ऑफ वाटर जो है, इनको हम क्या मान सकते हैं, फ्लक्स मान सकते हैं। यानी इस एरिया से निकलने वाली जो ये वाटर लाइंस हैं, वाटर की फील्ड लाइंस हम लोग अगर सपोज कर लें, तो ये फ्लक्स माना जा सकता है। दैट मीन्स अगर किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली जो लाइंस पास होंगी उन्हें हम फ्लक्स बोलेंगे। अगर वो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर वो लाइन मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, यानी वैद्युत फ्लक्स की। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी परपेंडिकुलर सरफेस से पास होने वाली, परपेंडिकुलर सरफेस कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम फ्लक्स बोल सकते हैं। यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट इज, मैं सिंपलर डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ लाइंस passing through a surface held perpendicular to the electric field. That means ये क्या है, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो पास कर रही हैं किसी भी परपेंडिकुलर सरफेस से। ठीक है, दैट मीन्स किसी लंबवत, मेरा हिंदी कमजोर है क्या, किसी लंबवत सतह से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना। अब थोड़ा सा इसका हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज है और यहाँ पर क्या हो रही है, कोई सरफेस है जिससे ये लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, अगर ये कंडक्टर है तो इस पर परपेंडिकुलरली पास होंगी, हालांकि इसके इनसाइड में नहीं जाएंगी, लेकिन अगर कोई सतह है तो ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस तरीके से पास कर रही हैं मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएंगी, इस सरफेस से पास होने वाली जो लाइंस होंगी, अगर हम क्या कर दें, पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लें तो उसे हम फ्लक्स बोलेंगे। तो ये फ्लक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो होगा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट ऑफ वेक्टर डी एस, ये होगा। और अगर इफ सरफेस क्लोज है तो यहां पर इंटीग्रेशन में हम ये क्लोज साइन लगाते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट एस, या इसी को हम और सॉल्व कर लें, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ई मॉड ऑफ डी एस कॉस थीटा
अब थीटा क्या होने वाला है? थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर ये क्लोज है तो यहां पे क्लोज साइन लगा देंगे। चलिए अब इसका हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट की और डायमेंशन की। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से मिलकर बना हुआ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है और इसका एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और डायमेंशन भी इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। न्यूटन का डायमेंशन mlt-2, कूलम का at होता है और मीटर का स्क्वायर का L2 हो जाएगा। तो ये L से यहाँ पे आ जाएगा L3, a ऊपर चला जाएगा तो माइनस ले लेंगे T-3। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा भाई? फाई का डायमेंशन यानी फ्लक्स का डायमेंशन ML3a-T-3। तो ये डायमेंशन की रही बात। अब हम लोग चलते हैं, आई थिंक हम लोग के लिए जो गॉस लॉ की रिक्वायरमेंट थी, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, वो पूरी होती है। तो अब हम लोग गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, लेकिन हमारी जो स्टेप्स होगी, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, वो मैं सब यहाँ पे लिस्ट डाउन करूँगा। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्या उसमें हमें पढ़ना ज़रूरत है ना। तो हम सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लेना, उसी पॉसिबिलिटी में से तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हेडिंग करेंगे गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं लिख रहा हूँ। तो इसमें पहले हम लोग को जानना होगा भाई स्टेटमेंट क्या है इसका, दूसरा इसके फॉर्मूले, दैट इज आपके इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक इंटीग्रल फॉर्म होता है जो कि हम थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल भी डाल देते हैं। एक इंटीग्रल फॉर्म होता है और एक डिफरेंशियल फॉर्म। दोनों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपको पता लग जाएगा कि हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कशन करना है गॉसियन सरफेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमारा आएगा कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, कैसे हम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमें चलना है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन की बात करें तो ऑब्वियस है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह लेके एप्लीकेशन की बात करूँगा। तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन हम एक ही तो एप्लीकेशन इसका क्या कि हम लोग या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और दूसरा चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। दूसरा उसके बाद हमारे लिए क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वैरायटी ऑफ द चार्ज है, यानी वैरायटी ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, दूसरा सरफेस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पे, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक चीज और, ये लाइन चार्ज से पहले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं कि हमें कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी दे सकता है और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह दे,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे सकता है और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करने के लिए दे दिए। अब आपको कोई वायर दे दे, वायर पे चार्जेस दे दे तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिलेंड्रिकल शेप दे दे, सिलेंड्रिकल में वॉल्यूम में चार्ज अवेलेबल है तो उसके अलग अलग पॉइंट्स पर चार्ज कैसे निकालेंगे। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं गॉसेस लॉ से। तो आई थिंक अब ये हमारे लिए एक तरीके से बेस तैयार होगा कि गॉस लॉ पहले हम लोग पढ़ लें और उनके बारे में जानते हुए डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म की बात करके आगे चलें। तो इन पॉइंट्स पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं वो यहीं से बनने वाले हैं। एक छोटा मोटा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है कि कैलकुलेशन फ्लक्स की कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग चलेंगे और देखेंगे स्टेटमेंट। गॉसेस लॉ कहते हैं, यानी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहता है कि किसी सरफेस पे जो फ्लक्स का टोटल नंबर होगा वो हमेशा टोटल चार्ज इनसाइड द क्यू टोटल, दैट मीन्स जो भी प्लस माइनस चार्जेस हैं सबका हम एल्जेब्रिक सम करके इस सरफेस के अंदर क्या कर लेंगे, चार्ज फाइंड कर लेंगे और उस चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स passing या emerging from a closed surface will be equal to the 1/ε0 times of the charge inside it। यानी किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स का जो नंबर होगा वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस होगा। क्या लिखेंगे भाई, द टोटल फ्लक्स पासिंग through the closed surface will be equal to the 1/ε0 times of the charge enclosed in surface। अगर हिंदी में बोलना चाहे तो वैद्युत फ्लक्स किसी बंद सतह से या किसी बंद आकृति से वैद्युत फ्लक्स की कुल संख्या, वैद्युत फ्लक्स की कुल संख्या 1 या कुल संख्या आकृति के अंदर बंद कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। ओके, ये तो इसका स्टेटमेंट्स हुआ। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम ज़्यादा अच्छा से समझें। यानी जो Q होगा, फाई होगा, यानी फ्लक्स होगा, जिसको फाई को हम लोग फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, वो Q इनक्लोज्ड, दैट मीन्स चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन ε0 टाइम्स होगा। ये गॉस का कहना है। और हम लोगों ने फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, थोड़ी देर पहले। तो हमने पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू, अगर क्लोज सरफेस है तो E डॉट डी एस, दैट मीन्स E डॉट डी एस कितना होने वाला है, वो होने वाला है Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो ये इस फॉर्म को, ये जो गॉस लॉ से हमने ये इक्वेशन निकाला यहाँ पे इंटीग्रल, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। तो गॉस के नियम का ये
इंटीग्रल फॉर्म है। अब हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं इसके डिफरेंशियल फॉर्म का, बट हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमें चूंकि MCQs क्वेश्चन देखने हैं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म होगा वो होगा डेल डॉट ऑफ E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका डिफरेंशियल फॉर्म है जहां पे डेल जो है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर है, जिसे हम लोग नेबुला ऑपरेटर भी बोलते हैं। अच्छा, इनके बारे में जब हम लोग वेक्टर पोर्शन पढ़ेंगे तो हमारे कोर्स में है तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और ये अगर आप इसका फॉर्म देखना चाहें तो ये डेल डेल एक्स आई कैप डेल डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये आपका नेबुला ऑपरेटर का फॉर्म होता है, 3D फॉर्म। रो हमारी क्या है, चार्ज डेंसिटी, और बेटर बोलें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट एज यूजुअल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं गॉसियन सरफेस के बारे में। तो गॉसियन सरफेस के बारे में हमें गॉस लॉ को पहले समझने की जरूरत है। तो गॉस लॉ नहीं तब एप्लीकेबल है जब आपका सरफेस क्लोज सरफेस हो। तो अगर कहीं मान लीजिए क्लोज सरफेस नहीं है तो कैसे काम करें, जैसे वायर है, अब वायर पे हमने चार्जेस दे दिया तो यहाँ पे कोई क्लोज्ड सरफेस नहीं है, तो हम कैसे गॉस लॉ को यूज कर सकेंगे। तो गॉस ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चार्ज को इनक्लोज करते हुए एक सरफेस बना लीजिए, आर्बिट्ररी बट क्लोज। देखिए उन्होंने कितनी बातें कही कि इमेजिनरी और आर्बिट्ररी, यानी किसी भी शेप का बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इमेजिनरी, आर्बिट्ररी और क्या करें, इनक्लोजिंग द चार्ज। और क्लोज शेप, यानी आप कोई इमेजिनरी आर्बिट्ररी शेप बना लीजिए क्लोज शेप का, जो चार्ज को क्या करे, इनक्लोज करे। ऐसे शेप को उन्होंने गॉसियन सरफेस कहा। तो मैं इसके डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी, और आर्बिट्ररी मतलब अपने इच्छा से कोई भी हम क्लोज सरफेस बना दें जो चार्ज को इनक्लोज करे, तो उसे हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो अब गॉसियन सरफेस का हमें नॉलेज हो गया, तो हम क्या करें, हम थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पे सपोज करिए ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, चार्ज Q3 है। गॉसियन सरफेस यहाँ पे दिया है, Q1 हमारा है 2E, Q2 हमारा है -2E, Q3 है हमारा मान लीजिए 5 या 1 कूलम मान लेते हैं, या 1E, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इसमें फ्लक्स कितना हो रहा है। तो भाई क्या है गॉस लॉ, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज्ड का मतलब है कि टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज पे जाना पड़ेगा, जिसको हम लोगों ने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। दैट मींस एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस करेंगे तो Q इनक्लोज्ड क्या आने वाला है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट मीन्स 2E प्लस में -2E माइनस में रहेगा भाई, और 1E। तो टोटल चार्ज कितना आने वाला है, 1E। तो यहाँ पे जो फ्लक्स नंबर होने वाला है वो 1E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, यानी यहां से जो फ्लक्स निकलने वाले हैं या इसमें निकलने वाले हैं वो कितना होने वाला है, E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें। तो यहां पर अगर हम किसी इसके क्यूब के सेंटर पे चार्ज रख दें तो कितना फ्लक्स पास होगा पूरे क्यूब से, तो ऑब्वियस है क्योंकि ये क्लोज शेप है, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस है, तो ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ाएं, हमने एक चार्ज ले लिया यहाँ पे Q1 और यहाँ पे चार्ज ले लिया Q2, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2। तो सरफेस 1 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, φ1,
चूंकि अगर आप देखें तो इसमें जो क्लोज शेप है उसमें चार्ज सिर्फ Q1 इंक्लोज हो रहा है, दैट मीन्स ये फ्लक्स जो होगा वो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बट अगर सरफेस 2 की बात करें तो सरफेस 2 में अगर आप चार्ज देखें तो Q1 और Q2 दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स होगा वो Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये फ्लक्स इस तरीके से काउंट किए जा सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी बच्चों के मन में या मेरे मन में भी, जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो कन्फ्यूजन होती थी कि अगर मैंने चार्ज को सेंटर से हटा के मैंने यहाँ पे रख दिया तब क्या होगा नंबर ऑफ फ्लक्स। तो गॉसियन सरफेस में ये इस बात पर डिपेंडेंसी नहीं है कि चार्ज कहाँ पे रखना है, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि गॉसियन सरफेस में चार्ज कहाँ पर है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होने वाला है। तो आप यहाँ पे एक रिमार्क या नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट बात, कि नंबर ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड या डू नॉट डिपेंड करिए, डू नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन ऑफ द चार्ज, location of the charge inside closed surface। चलिए ऐसे ही छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लोज शेप दे दिया आपको, कोई क्यूब दे दिया, अब यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया, तो इसके किसी एक सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का नंबर क्या होगा। तो भाई अब क्या है कि टोटल फ्लक्स विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये जो शेप है, ये इसका एक पार्ट है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, टोटल एरिया का कितना एरिया है 1/6। दैट इज वाई जो फ्लक्स होने वाला है सरफेस 1 ले लो, वो क्या होने वाला है Q अपॉन 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर हमने 2 सरफेस ले लिया तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका 2 टाइम्स हो जाने वाला है, यानी Q 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये देखना होगा कि टोटल एरिया की बात कितनी है। अब अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो बातें बता रहे हैं इससे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस MCQ मिल सकते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हमने क्या किया, इस तरीके का कोई शेप रख दिया, अब पूछा कि इसमें कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, तो आप देखिए कि अगर हम इस क्यूब में अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करने जाएंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द चार्ज इनसाइड द सरफेस इनसाइड द क्यूब इज 0। दैट इज वाई यहाँ पे जो फाई होने वाला है वो 0 होने वाला है, यानी कि यहाँ क्लोज शेप में कोई चार्ज ही नहीं है। तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो गॉस लॉ से आपने पढ़ा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यानी चार्ज अंदर जरूर होना चाहिए, अगर चार्ज अंदर नहीं है तो फ्लक्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। साथ ही साथ अगर किसी क्लोज शेप में अगर कोई फ्लक्स एंटर कर रहा है तो अगर जितना एंटर कर रहा है अगर दूसरी तरफ उतना निकल गया तब भी आपका नेट फ्लक्स 0 होगा। तो ये तमाम बातें हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए इंडिकेट कर रही हैं। तो पहला कि फाई कब कब 0 होगा, मतलब फाई विल बी 0, कुछ बातों को हम लोग यहां लिख दें। पहला ये कि अगर हम किसी क्लोज शेप, सपोज करो ये क्लोज शेप है, इसमें हमने डायपोल रख दिया। डायपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, यानी 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को प्लस क्यू और माइनस क्यू को, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू को हम कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रख दें तो इस कॉम्बिनेशन को डायपोल कहते हैं। तो अगर डायपोल अगर आपका किसी गॉसियन सरफेस के अंदर आता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फाई विल बी 0 व्हेन अ डायपोल इज इनसाइड, दैट मीन्स डायपोल मतलब अब इसके अलावा अगर कोई चार्ज है तो जरूर अपना असर दिखाएगा, लेकिन अगर डायपोल है तो 0 रहेगा, सिर्फ डायपोल है तो 0 रहेगा, इज इन गॉसियन सरफेस। दूसरा,
इनकमिंग फ्लक्स, अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इससे आने वाले फ्लक्स जो है वो इक्वल है जाने वाले फ्लक्स के, तब भी क्या होने वाला, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। ये आपका 0 देगा। और तीसरा जो है वो क्यू नेट अगर 0 है तो ये 3 कंडीशन में हमारा जो नंबर ऑफ फ्लक्स होने वाला है वो 0 होने वाला है। ओके, तो ये रही गॉस लॉ से रिलेटेड बातें। गॉस लॉ हम लोगों ने समझा। अब अगले वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे, और एप्लीकेशन से रिलेटेड हम ढेर सारे आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो एप्लीकेशन को ध्यान से देखना है, और एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गॉस लॉ का यूज करके निकालना पड़ेगा, और आना चाहिए। किसी भी रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम करेंगे, और आपको इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आप किसी भी तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर जो गॉस लॉ के लिए वैलिड है, हम एप्लीकेशन का यूज करके, दैट मीन्स गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको इतना ही मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूं, और जो आपका आज का मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मुझे मेल, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को एज सून सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, दैट मीन्स वीडियोस को लाइक करें, और चैनल को शेयर कर दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचें। हमारे पास चूँकि इक्विपमेंट्स कम हैं, बहुत ही कम सुविधाओं में हम वीडियो बना पा रहे हैं, तो इसलिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास मटेरियल है वो सबके पास पहुँचे, और अच्छा हम लोग एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोज़ को लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।